नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपने उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां गणेश शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। बता दें कि शाहजहांपुर में धूमधाम के साथ श्री गणेश शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। उन्होंने पूजा अर्चना के बाद भगवान राम, देवी सीता और हनुमान जी के रथ को खींचकर गणेश शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। शोभा यात्रा में गणेश जी की भव्य प्रतिमा, शंकर पार्वती, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, लक्ष्मी नारायण और वरुण देव समेत कई देवी देवताओं के मनमोहक झांकियां निकाली गईं। तो वहीं हाथी, घोड़े, बैल, ढोल नगाड़े के साथ डीजे पर बज रहे धार्मिक गीतों से वातावरण भक्तिमय हुआ। इस दौरान श्रद्धालुओं ने खूब उत्साह देखने को मिला, जहां शोभा यात्रा गांधीगंज से शुरू होकर केरूगंज चौराहा, रंग महला, छोटा चौक, बड़ा चौक, कच्चा कटरा समेत कई जगहों पर होते हुए रामलीला मैदान खिरनीबाग पहुंची। रास्ते में अनेक जगहों पर श्रद्धालुओं ने देव स्वरूप को रोककर तिलक आरती की और पुष्प वर्षा कर यात्रा का जोरदार स्वागत किया। किस तरीके से इसका स्वागत होता है, क्या कुछ? आज खास तौर से श्री राम लीला जी का प्रारंभ गणेश शोभा यात्रा से होता है। परंपरागत तरीके से गोलागंज से ये गणेश शोभा यात्रा चलकर शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई रामलीला मैदान पहुंचेगी, जहां पूजन अर्चन के बाद विधिवत रामलीला का मंचन होगा। तो बुलेटिन में बात शाहजहांपुर की ही कर लेते हैं, जहां शाहजहांपुर में रामलीला को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। तो शाहजहांपुर के ओसीएफ के मैदान में रामलीला मंचन को लेकर तैयारियां अब तेज हो गई हैं। रामलीला का मंचन 15 अक्टूबर को शाम 6 बजे होगा। निर्माणी के महाप्रबंधक अखिलेश कुमार ने मेले के रूपरेखा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस बार 56वां मंचन हो रहा है। रोजाना शाम 7 बजे से 10 बजे तक मंचन होगा। मेले में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पार्किंग की व्यवस्था 3 जगहों पर दी गई है। मोबाइल टॉयलेट्स भी मैदान में बनाए गए हैं। इसके अलावा झूलों के रेट की लिस्ट भी चिपका दी गई। उसमें हमारी फायर ब्रिगेड की टीम है, उसमें हमारी सिक्योरिटी की टीम है, प्राइवेट सिक्योरिटी भी इन्वॉल्व है और पुलिस की पूरी व्यवस्था है और हमारी पीआरटी जो युवा उसमें देते हैं वो भी, उसकी भी पूरी व्यवस्था है। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी होती है? हाँ, हमने कई सारे सीसीटीवी जो है लगाए हैं, जिस पे पूरी निगरानी होगी और ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। प्लास्टिक मुक्त तो इस बार मेले? हाँ, प्लास्टिक मुक्त अभी जैसा कि एक सजेशन आया था तो मैं तो बुलेटिन में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस की तरफ से 30 की बैठक का आयोजन किया गया। तो आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। मौरानीपुर कोतवाली परिसर में पुलिस ने पीस मीटिंग का आयोजन किया। इस दौरान मौजूद लोगों ने आगामी त्योहार शांतिपूर्वक तरीके से मनाने की अपील की गई। दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान गोताखोरों और भारी पुलिस बल को तैनात किया जाएगा, पुलिस ने जानकारी दी है। पुलिस ने बताया है कि मूर्ति स्थापना के दौरान पूरे 9 दिन तक कमेटी के लोग पंडाल में तैनात रहेंगे और मूर्ति विसर्जन के दौरान बच्चों को नदी तालाबों से दूर रखा जाएगा। वहीं क्षेत्र में 9 दिन तक मछली, मांस, अंडे की दुकान पूरी तरह से बंद करने के निर्देश भी दे दिए गए। तो बुलेटिन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां त्योहारों को देखते हुए बागपत में भी प्रशासन अब मुस्तैद नजर आ रहा है। बागपत में भी त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। पुलिस ने त्योहारों के मद्देनजर बागपत को 4 जोन और 11 सेक्टर में बांटा है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस दौरान किए गए हैं। इसके अलावा पुलिस के अधिकारियों ने सभी धर्मगुरुओं के साथ बैठक की थी। बैठक के बाद पुलिस ने जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस के अधिकारियों को तैनात कर जिले को 4 जोन और 11 सेक्टर में विभाजित कर दिया। रामलीला महोत्सव के चलते भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। पुलिस ने बताया है कि असामाजिक तत्वों को और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि कोई ऐसा काम ना करे। ये आगामी नवरात्र और जो दशहरे का त्यौहार है उसके दृष्टिगत पूरे जनपद में जो सेक्टर और जोनल स्कीम लागू की गई है, जिसके अंतर्गत विभिन्न मजिस्ट्रेट और विभिन्न पुलिस अधिकारियों की तैनाती 4 जोन और 11 सेक्टर में की गई है। इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी थाना प्रभारी हैं उनको बताया गया है कि जितने भी ऐसे बाज़ार हैं जहां महिलाओं का, बच्चियों का या परिजनों का आवागमन होता है, वहां पर प्रॉपर्ली गश्त हो ठीक से। जहां पर भी दुर्गा पंडाल या ऐसे धार्मिक आयोजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, जहाँ पर रामलीला हो रही है, वहाँ पर डिफरेंट तरीके से उसी समय पर जिस समय सब कार्यक्रम हो रहे हैं पुलिस गश्त व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। टीमें लगाई गई हैं, ट्रेन की उसमें डिक्वाय भी लगाई। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अब रामपुर में खून से लिखी गई चिट्ठी की। बता दें कि आम आदमी पार्टी की
नेता ने खून से राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है और ये चिट्ठी आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की रिहाई को लेकर लिखी गई है। तो आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल लाला ने भारत के राष्ट्रपति को खून से पत्र लिखा है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह की रिहाई की मांग को लेकर फैसल लाला ने जब तक संजय सिंह को रिहा नहीं किया जाता तब तक रामपुर से रोज आम आदमी पार्टी का एक सिपाही अपने खून से पत्र लिखकर संजय सिंह की रिहाई की मांग करता रहेगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। इसी के चलते रामपुर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला ने अपने खून से पत्र लिखकर राष्ट्रपति को भेजा है। उन्होंने कहा है कि सांसद संजय सिंह सदन से लेकर सड़क तक हिंदुस्तान के कमजोर लोगों की आवाज उठाते हैं, चाहे अडानी के भ्रष्टाचार का घोटाला हो या देश में कोई और घोटाला हो, महंगाई हो या शिक्षक भर्ती या छात्रों का मसला हो, हर मुद्दे पर संजय सिंह भारत सरकार को सदन से सड़क तक खुलकर आईना दिखाने का काम करते हैं। इसलिए इंडिया गठबंधन बनने के बाद से मोदी सरकार लगातार गठबंधन के नेताओं को फर्जी मुकदमे से ईडी गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह सड़क से लेकर संसद तक हिंदुस्तान के कमजोर लोगों की आवाज को बड़ी मजबूती से बुलंद करते हैं, चाहे अडानी के भ्रष्टाचार का घोटाला हो या फिर देश में अन्य किसी चीज का घोटाला हो। इसके साथ ही महंगाई हो, किसान हो, शिक्षक भर्ती हो या छात्रों का मसला हो, हर मुद्दे पर। तो बुलेटिन में बात सिद्धार्थनगर की कर लेते हैं, जहां लेखपाल के निलंबन को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला। तो सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी पवन अग्रवाल के खिलाफ लेखपाल संघ ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लेखपालों के निलंबन को लेकर सवाल उठाए गए हैं। इटावा तहसील में लेखपाल संघ धरने पर बैठा, जहां इटावा से लेखपाल संघ के अध्यक्ष अमरदीप चौधरी ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि अगर निलंबित किए गए लेखपालों को बहाल नहीं किया गया तो कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं संघ के महामंत्री ने लेखपालों की बहाली न होने तक आमरण अनशन जारी रखने की बात कही है। 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम तहसील स्तर पर है और अगर इन 3 दिनों में जिला प्रशासन द्वारा सार्थक वार्ता के माध्यम से समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो सोमवार को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कलेक्ट्रेट पर है। शिव समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, उसमें भी हमारे 4 साथियों को अकारण बिना किसी कारण के, यहाँ तक कि उस मामले को भी नहीं जाना गया कि मामला क्या है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं प्रयागराज की, जहां नगर पालिका अध्यक्ष के पति पर कई आरोप लगे हैं, जिसके बाद उनके नगर पंचायत कार्यालय जाने पर रोक लगा दी गई है। तो प्रयागराज के हंडिया नगर पंचायत अध्यक्ष कुलसुम बीवी के पति अहमद अंसारी की नगर पंचायत कार्यालय में एंट्री पर रोक लगा दी गई है। अधिशासी अधिकारी चेतन कुमार तिवारी ने बताया है कि नगर पंचायत अध्यक्ष कुलसुम बीवी के पति की वजह से नगर पंचायत में भय का माहौल पैदा हो रहा था, लिहाजा उनके नगर पंचायत माहौल उत्पन्न किया जाता है, जिसके चलते उनके नगर पंचायत में बैठने पर रोक लगा दी गई। उन्होंने अध्यक्ष पति पर नगर पंचायत के कर्मचारियों को डरा धमकाकर व्यक्तिगत काम कराने का आरोप लगाया है। आरोप है कि जब कोई कर्मचारी उनके व्यक्तिगत काम करने से इनकार करता है तो वो उसे नगर पंचायत से निकालने की धमकी देते हैं। आदेश चस्पा किया गया है, क्या मामला है? ये नगर पंचायत हड़िया में श्रीमती कुलसुम बेगम जी यहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। उनके पति श्री मोहम्मद अहमद अंसारी जी द्वारा कार्यालय में आए दिन आते हैं, किसी भी राष्ट्रीय त्यौहार पर ऐसे भी आते हैं और चेयरमैन की कुर्सी पर बैठकर या बोर्ड की बैठक में भी वो कभी कभी अंदर चले जाते हैं। और इसके बाद क्या हुआ, अध्यक्ष जी जब भी कुर्सी पर बैठते हैं ये पूरी तरह से गैरकानूनी है और प्रतिनिधि हस्तक्षेप अधिनियम ये कहता है कि कोई भी प्रतिनिधि, चाहे वो उसकी पत्नी जीती हो या उसका पति जीता हो, कोई भी बोर्ड की बैठक में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन अहमद अंसारी महोदय के द्वारा 1-2 बार बोर्ड की बैठक में भी प्रवेश किया गया। उसके बाद अहमद अंसारी द्वारा अध्यक्ष महोदय की कुर्सी पर बैठकर कार्यालय के कार्यों में हस्तक्षेप, कर्मचारियों को आदेश देना, स्वयं मुझे आदेशित करना, कर्मचारियों को बुला के किसी भी तरह की वो करना। बुलेटिन बात रामपुर की कर लेते हैं, जहां नक्सलियों और आतंकियों को कारतूस सप्लाई करने के मामले में कोर्ट ने 24 आरोपियों को दोषी करार दिया है। तो रामपुर में ईसी एक्ट स्पेशल कोर्ट ने पुलिस और सुरक्षा बलों में रहकर नक्सलियों और आतंकवादियों को कारतूस सप्लाई करने वाले 24 आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने सजा पर फैसला सुरक्षित रखा है। इस मामले की पहली गिरफ्तारी 29 अप्रैल साल 2010 में की गई थी। एसटीएफ की जांच में एक डायरी सामने आई जिसमें कई मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर की जानकारी मिली, जिसके आधार पर एसटीएफ ने 25 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
अभियोजन पक्ष ने इस मामले में कुल 9 सबूत पेश किए। अब अदालत ने कुल 24 लोगों को दोषी करार दिया है। बता दें कि दोषी पाए गए 24 आरोपी पुलिस या सीआरपीएफ या पीएसी जैसे सुरक्षा विभागों में तैनात लोग हैं, जो कारतूस CWS रामपुर से निकाल रहे थे और नक्सलियों और आतंकवादियों को सप्लाई कर रहे थे। इनके अलावा इन कारतूसों का इस्तेमाल दंतेवाड़ा टेररिस्ट अटैक में भी किया गया था, जिसको लेकर अब इसी एक्ट स्पेशल कोर्ट ने 24 आरोपियों को दोषी करार दिया। और उसके बाद में विवेचना के दौरान इन लोगों के काफ़ी नाम प्रकाश में आते रहे। जो एक डायरी बरामद हुई थी, डायरी के आधार पर कुछ मोबाइल्स नंबर, कुछ फ़ोन नंबर, कुछ खाते नंबर उसमें दर्ज थे और उन्हीं के आधार पर विवेचना को आगे बढ़ाते हुए 25 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें अभियोजन द्वारा 9 साक्षी प्रस्तुत किए गए और आज अदालत ने उनको दोषी माना है। 24 मुलजिमान थे सभी को। तो 24 लोग कौन कौन हैं, कहाँ के हैं? ये सभी अलग अलग जगह के हैं, गोरखपुर के हैं, बनारस के हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं। ये क्या सब पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं? सब पुलिस से ताल्लुकात रखते हैं। जो फोर्स CRPF है, PAC है, उससे ताल्लुकात रखते हैं। तो कारतूस कहाँ से निकल रहे थे? कारतूस CWS रामपुर से निकल रहे थे, जो इनके द्वारा नक्सलियों को, आतंकवादियों को इनके द्वारा दिए जा रहे थे। उसी के संबंध में जो एक तो बुलेटिन में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां से हादसे की खबर सामने आई। बता दें कि यहां मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन पलट गया। तो झांसी में पुलिस पर मजदूरों से भरी पिकअप गाड़ी पलट गई। बता दें कि यह हादसा पूंछ थाना इलाके पे हुआ। हादसे में कई मजदूर घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक ववाई गांव से करीब 40 मजदूर पिकअप में सवार होकर जा रहे थे। इस दौरान गराई माइनर की पुलिया पर पिकअप पुलिया से टकराकर पलट गए। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। गाँव से कुछ लोग गुरसराय की तरफ जा रहे थे पिकअप गाड़ी से, और उसमें जो है एक मोड़ के बाद पुलिया आई थी, तो अनियंत्रित होकर के गाड़ी उसमें टकरा गई और उससे जो है पिकअप पलट गई। तो उसमें सवार लगभग 1 दर्जन के आसपास लोग घायल हो गए थे और उसमें से 11 लोगों को यहाँ पर CSC मोट में लाया गया था। तो 1-2 लोग जिनको बहुत हल्की फुल्की चोट थी तो घर चले गए हैं। बाकी 7 लोगों को जो है झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए एहतियातन रेफर किया गया है। हालांकि बहुत गंभीर उनकी स्थिति नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उनको हेड इंजरी की आशंका थी और कुछ लोगों को जो है हड्डी में चोट की आशंका थी, तो एहतियातन उनको मेडिकल कॉलेज झांसी भेजा गया है। बाकी अभी 2-3 लोग और यहाँ पर हैं, उनकी निगरानी की जा रही है और यहाँ की टीम अगर निर्णय लेगी कि उनको भी रेफर किया जाएगा तो फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका, कहाँ के? पुष्पेंद्र कुमार ग्राम भाभी। अच्छा, क्या घटना हो गई आपको? वो ये गाड़ी बहुत तेज़ चला रहे थे, उनसे बोला स्लो करो, वो बोला नहीं स्पीड में चलेगी, तो सीधा उन्होंने बम्बिया में मार दिया। कौन सी गाड़ी थी? पिकअप। कितने लोग थे उसमें? उसमें 40 लोग। आदमी थे या महिलाएं? महिलाएं। आदमी 4-5 लोग थे, सब महिलाएं। महिलाएं थी? हाँ। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? गुरसराय के आगे भदौर आ रहा है। किस लिए जा रहे थे? ये मजूरी करने, मूंगफली खाने। कहाँ से? बग्राम बाबी। तो बुलेटिन के आखिरी में बात झांसी की कर लेते हैं, जहां जूनियर हाई स्कूल के पास एक शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने इस मामले में युवक के 2 दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है। तो झांसी में गांधी स्मारक जूनियर हाई स्कूल के पास शव मिलने की खबर सामने आई। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस मामले की जांच शुरू कर दी। ये मामला प्रेमनगर थाना इलाके का है। मृतक की पहचान सिपरी के रहने वाले विजय रायकवार के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक घर से मजदूरी के लिए लौटा था, लेकिन वो घर वापस नहीं आया। जब सुबह विजय का शव जूनियर हाई स्कूल के पास पड़ा मिला, तो इस मामले से जुड़ा एक CCTV फुटेज भी सामने आया, जिसमें 2 युवक एक बाइक पर एक युवक को बीच में बैठाकर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों युवक मृतक विजय के दोस्त बताए जा रहे हैं। जब मौके पर पुलिस पहुंची और तस्दीक कराया गया, तो ये पता चला कि 2 लोग मोटरसाइकिल पे बैठा के यहाँ पे डेड बॉडी लेके आए हैं। उन दोनों लोगों को भी पकड़ लिया गया है, जो इनके दोस्त ही हैं। इनका ये कहना था कि रात में लोग खा के और नशे में, मतलब दारू पी करके सोए थे। इनकी डेथ हो जाने के बाद वो लोग घबरा गए। इनको लगा कि हमारे खिलाफ़ कार्रवाई ना हो जाए, इस डर के मारे यहाँ पर ले आकर के डेड बॉडी डाल गए हैं।
बाकी परिजनों को सूचना दे दी गई है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। तो यूवी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एपी स्टार न्यूज़।